लास्ट क्लास में हमने जो भी एक्सपेरिमेंट देखे, जो कुछ किया, उन सबको मिला करके हम एक कुछ कंक्लूजन लिखना चाहते हैं कि वो जो 3 रीडिंग आपने ली, 3 तरह से बदल बदल के जो आपने एक्सपेरिमेंट किया, उन सबको कॉम्बिनेशन करना चाहते हैं, उन सबको कंबाइंड करके देखना चाहते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है। उसका ग्रैंड कंक्लूजन हमने लिखा है हॉलवेस और लेनार्ड्स के एक्सपेरिमेंट का। तो वही चीजें लिखी हुई हैं जो लास्ट क्लास में हमने की थी, वो सब मिला के मैंने बस 2 पॉइंट्स में बना के उसको लिख दिया है। पहला पॉइंट हमने लिखा है कि आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से, ध्यान रखिए तीव्रता बढ़ा रहे हैं, आवृत्ति की मैं बात नहीं कर रहा, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से प्रति सेकंड धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। देखो यहां आपने क्या बढ़ाया है, आपने बढ़ाई है तीव्रता, और यहां इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, लेकिन निरोधी विभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए, देख रहे हैं आप। तो आपतित प्रकाश की तीव्रता अगर बढ़ाएंगे तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बढ़ जाती है, लेकिन निरोधी विभव पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तीव्रता का असर नहीं आता इस पर। कुछ बात समझ में आई कि इंटेंसिटी बढ़ाने से निरोधी विभव की वैल्यू नहीं बदलती, मतलब वो विभव की वैल्यू जो कि सारे इलेक्ट्रॉन को प्लेट P1 से P2 तक आने के लिए रोक सके, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता था, वो सबका सेम मिल जाता था मुझे। सेकंड कंक्लूजन हमने लिखा है कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने से, आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने से प्रति सेकंड धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बदलती। देखो इस बार प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बदलती है, जबकि हम क्या बढ़ा रहे हैं, आवृत्ति हम बढ़ाते जा रहे हैं तब। लेकिन इस बार क्या बढ़ रहा था, निरोधी विभव का मान बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगर आवृत्ति बढ़ाएंगे तो निरोधी विभव बढ़ता है, इलेक्ट्रॉनों का नंबर नहीं बदलता। अगर तीव्रता बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का नंबर बदल जाता है, निरोधी विभव का मान नहीं बदलता। ठीक है, निरोधी विभव मैं फिर से एक बार आपको याद दिला दूं, स्टॉपिंग पोटेंशियल आपने इसको बोला था, कट ऑफ पोटेंशियल, ये वो वाला पोटेंशियल होता है, ये वो वाला विभव होता है जो जब हम इस दूसरी वाली प्लेट को देते हैं इतना निगेटिव पोटेंशियल, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल के इधर की तरफ आ रहे होते हैं उनको ये क्या कर देता है, रोक देता है, ये नहीं आने देता। और जब इस प्लेट से निकलकर आने वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं आते हैं तो सर्किट में बहने वाली करंट भी 0 हो जाती है, करंट हमको नहीं मिलती। तो ये निरोधी विभव होता है, कट ऑफ पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, क्योंकि ये वहां से चलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप कर देता है, इसलिए इसका नाम स्टॉपिंग पोटेंशियल भी रखा गया है। अब एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर देखने लायक ये है कि ये स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है ये आखिरकार इलेक्ट्रॉन्स को कैसे रोक देता है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे निकलते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन को कैसे रोक देता है, सर्किट में करंट 0 कैसे हो जाती है, इसका थोड़ा सा एक चीज़ हम समझना चाहते हैं, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ उसके 2 ये रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट अब ये हैं, इसके बाद अब कोई रिजल्ट नहीं है। यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि वेव थ्योरी इसको एक्सप्लेन कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ये सारी चीज़ आपको यहीं से मिल जाएगी। लेकिन क्योंकि अभी मैंने जैसे देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, जबकि सर्किट में हम क्या देखते थे, करंट बढ़ती है, पर करंट को हमने क्या लिख दिया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्योंकि मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ही क्या बनती है, करंट। समझ में आया। तो हमको दिखा क्या था, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, तीव्रता बढ़ाने से सर्किट में क्या बढ़ते हुए दिखा था, क्या यह दिखा था कि इलेक्ट्रॉनों के नंबर बढ़ रहा है, नहीं, हमको करंट बढ़ती हुई दिखती है। भाई सर्किट में जब आप देखोगे तो आप तो अमीटर में ही देखोगे कि नहीं देखोगे, और अमीटर में आपको इलेक्ट्रॉन्स का नंबर दिखेगा या करंट दिखेगी, करंट दिखेगी। तो हमने तीव्रता बढ़ाई, तीव्रता हमने बढ़ाई तो वह करंट बढ़ी, लेकिन हमने करंट नहीं लिखा है, हमने क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बिकॉज वी ऑल नो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़े होंगे तभी करंट बढ़ी होगी। तो हमने करंट को ना लिख करके
उसकी जगह पर उसके बदले में जो चीज आई उसको नोट कर दिया कि इलेक्ट्रॉनों का नंबर बढ़ गया सीधे। कुछ बात समझ में आई? ऐसे ही यहां पर आवृत्ति बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बदलती, निरोधी विभव का मान बदलता है। ग्राफ में आवृत्ति बढ़ाई थी, हमको क्या दिखा? निरोधी विभव बढ़ जाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाता है। ये चीज हमको ग्राफ में दिखती थी। पर निरोधी विभव का मीनिंग क्या होता है? जैसे हमने यहां पर करंट का मीनिंग लिखा हुआ है, पर जो चीज डायरेक्ट दिखती थी वो नहीं लिखकर उसका मतलब लिखा हुआ है। और निरोधी विभव वाले केस में हमने निरोधी विभव लिखा हुआ है, जो चीज डायरेक्ट दिखता है वो चीज मैंने लिखा हुआ है, इसका मीनिंग नहीं लिखा हमने। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने इसका मीनिंग आपको नहीं समझाया है। ये कुछ मेरी बात समझ में आ रही है थोड़ी सी? फिर से देखो, 1 मिनट के लिए फिर से इसको समझने की कोशिश करो। आपको सर्किट में 2 चीजें, एक तो करंट और दूसरा स्टॉपिंग पोटेंशियल, 2 चीजें आपको दिखती हैं, क्योंकि वहां पर अमीटर भी लगाया हमने, वहां वोल्टमीटर भी हमने लगाया है। ये 2 चीजें आपको दिखती हैं। करंट हमको दिखती है, पर हमने करंट ना लिख करके क्या लिखा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्यों? हम कुछ समझते हैं हम उसको, तो जो चीज हमें दिखती है वो नहीं लिखा था हमने करंट वाले केस में, हम उसको समझते हैं, वो चीज मैंने नोट कर दी वहां पर। लेकिन यहां पर क्या हुआ? यहां मैं निरोधी विभव के लिए निरोधी विभव ही यूज कर रहा हूं, और ये हमको डायरेक्ट दिखता है, और मैं चाहता हूं कि मैं ये नोट करूं, निरोधी विभव का मीनिंग मैं लिखना चाहता हूं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले इसका मतलब समझेंगे ना, तभी तो हम लिख पाएंगे। जैसे करंट का मतलब हम समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन से बनती है, तो हमने नंबर लिख दिया, पर निरोधी विभव का मीनिंग क्या होता है हम उसको समझना चाहते हैं, और उसके बाद ये जो हमने कंक्लूजन्स लिखे हैं इन पर हम वापस आ जाएंगे। तो सबसे पहले ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन कैसे रुक जाते हैं, आखिरकार स्टॉप कैसे हो जाते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल हमको क्या बताता है, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो किस प्रकार का पोटेंशियल होता है? आंसर है ये पॉजिटिव पोटेंशियल होता है। सॉरी, पॉजिटिव पोटेंशियल नहीं होता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल किस वाले पोटेंशियल को कहते हैं? नेगेटिव पोटेंशियल को कहते हैं। इसके डेफिनेशन में भी आपने लिखा था कि प्लेट P1 के सापेक्ष प्लेट P2 के उस ऋण विभव को जिस पर प्रकाश वैद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो और ये बात मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बोली थी कि अगर मैं बोलता हूं कि निरोधी विभव 6 वोल्ट है, तो आपको अपने आप ही समझ जाना चाहिए कि हमने कितना वोल्ट लगाया होगा? -6, तो हम इलेक्ट्रॉन को रोक पाए हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल का नाम आते ही ये जरूरी नहीं है कि सब लोग उसके सामने माइनस का निशान लगा के आपको बताएंगे, नाम ही उसका काफी है। स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर बोला जा रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो आपको समझ ही जाना चाहिए कि वो -10 वोल्ट देने से इलेक्ट्रॉन रुके होंगे। हमने बोला स्टॉपिंग पोटेंशियल 12 वोल्ट है, माइनस नहीं लगाया हमने इसके आगे, पर इसका मतलब क्या है कि -12 वोल्ट देने से ही वहां से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या किए जा सकते हैं? रोके जा सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका मीनिंग समझना चाहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या है। देखिए, जब आप जितना वोल्टेज यहां लगाते हैं, शुरुआत में जो सेकंड थर्ड वाला ऑब्जर्वेशन लास्ट क्लास में हमने किया था, उसमें जब हमने एक फ्रीक्वेंसी यूज की, उस पर हमने वोल्टेज बढ़ाना शुरू किया, तो करंट तो सैचुरेट हो गई, लेकिन जब वोल्टेज घटाना शुरू किया था, मैं एक उसका ग्राफ थोड़ा सा ऐसे ही रफली बना देता हूं। उसका ग्राफ आपने देखा था, ऐसा मिला था, और ये यहां पर 0 हो गया था। अगली फ्रीक्वेंसी पर ग्राफ ऐसा मिला था, लेकिन ये यहां 0 हुआ था। अगली फ्रीक्वेंसी पर ये ग्राफ ऐसा मिला था, पर ये यहां पर 0 हुआ था आके। ये ν1 फ्रीक्वेंसी, ये ν2 फ्रीक्वेंसी और ये ν3 फ्रीक्वेंसी। इसमें ν1 सबसे छोटा, ν2 उससे बड़ा और ν3 सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है। जब सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी डाली तो इतना नेगेटिव वोल्टेज हमने लगाया और इलेक्ट्रॉन्स को हमने रोक दिया। जब ν2 फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली तो इतना नेगेटिव पोटेंशियल हमको लगाना पड़ा इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए। इससे कम में हम इलेक्ट्रॉन रोक नहीं पाए। जब ν3 फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली, इंटेंसिटी हमने नहीं बढ़ाई, उस समय मुझे इतना नेगेटिव वोल्टेज लगाना पड़ गया
इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए, सर्किट में फोटो इलेक्ट्रिक करंट को जीरो करने के लिए। फिर इतने वोल्ट से, इतने नेगेटिव वोल्ट से हम इलेक्ट्रॉनों को रोक नहीं पाए थे। समझ आ रहा है कुछ आपको? ये कैसे रुक जाते हैं इलेक्ट्रॉन, इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। थोड़ा सा ऐसे समझिए कि जो नेगेटिव पोटेंशियल होता है, जो ऋण विभव होता है, ये इलेक्ट्रॉन को एक नेगेटिव एनर्जी बना के देता है। आप इस पॉइंट को अच्छे से याद कर लीजिए। पॉजिटिव अगर पोटेंशियल होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को किस प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी बना के देगा, किस प्रकार की इस वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बना के देगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर नेगेटिव पोटेंशियल आपने लगाया है तो ये इलेक्ट्रॉन को किस प्रकार की इस वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बना के देगा? आंसर है नेगेटिव इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बना के उसको देगा। अब हमने क्या किया, यहां से हमने जैसे ही नेगेटिव वोल्टेज लगाया, इस नेगेटिव वोल्टेज ने इलेक्ट्रॉन को एक नेगेटिव एनर्जी बना के दिया। वो नेगेटिव एनर्जी से इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। गतिज ऊर्जा कम हो जाती है तो फिर वो इसके पास आएगा तो धीरे से आता है और या तो नहीं भी आ पाएगा। इसको हम नंबर में समझते हैं। जैसे मैंने माना कि यहां पर जो प्लेट लगी है इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को मैं ले लेता हूं, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आपको याद होगा, अलग अलग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग होती है, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सरफेस से नहीं निकलते। कुछ इलेक्ट्रॉन को सरफेस के भीतर से भी निकल के आना पड़ता है। इसलिए जो भी इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकलते हैं उन सब की एनर्जी एक जैसी होगी ऐसा नहीं होता। जो भी इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकलते हैं उन सब की एनर्जी में से किसी की ऊर्जा थोड़ी ज़्यादा रहती है और किसी की ऊर्जा थोड़ी कम रहती है। तो धातु के पृष्ठ से जब इलेक्ट्रॉन निकले तो मान लिया मैंने कि कुछ के पास एनर्जी है, कुछ भी मान लो 40 एनर्जी के कुछ इलेक्ट्रॉन हैं, कुछ 60 एनर्जी के इलेक्ट्रॉन हैं, कुछ की एनर्जी 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और कुछ की एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है। तो जब इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकले तो वो इलेक्ट्रॉन हर एनर्जी के हैं, 100 एनर्जी के भी हैं, 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के भी हैं, 60, 40, 20 हर प्रकार की एनर्जी के इलेक्ट्रॉन वहां पर मौजूद हैं। अब क्योंकि उनके पास इतनी ऊर्जा है तो इस प्लेट पर पहुंच जाते हैं। सामने से हमने एक नेगेटिव पोटेंशियल इसको अप्लाई कर दिया, यहां से हमने एक नेगेटिव पोटेंशियल इनको दिया। बाई चांस हमने नेगेटिव पोटेंशियल जो दिया वो इन सभी इलेक्ट्रॉन्स को किस प्रकार की ऊर्जा देगा? नेगेटिव इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बना के देगा। बाई चांस मैंने इसका पोटेंशियल बढ़ाया नेगेटिव वाला, वो नेगेटिव वोल्टेज ने इन सभी इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव एनर्जी बना के दी, सबको। अगर सबको बना के दी, मान लिया कि इसके नेगेटिव कितनी एनर्जी देगा, तो अगर इसका नेगेटिव वोल्टेज V होगा और इलेक्ट्रॉन का आवेश E है तो E इंटू V एनर्जी हर इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी। ये तो हम लास्ट क्लास में भी देख रहे थे कि अगर V वोल्ट विभवांतर है और आवेशित कण का आवेश E है तो ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का। नेगेटिव वोल्टेज होगा नेगेटिव एनर्जी बना के देगा, पॉजिटिव वोल्टेज होगा पॉजिटिव एनर्जी बनाएगा। यहां पर हमने नेगेटिव वोल्टेज लगाया है तो अगर बाई चांस हमने जो भी वोल्टेज लगाया उसके हिसाब से इन सभी इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, मान लिया कि जितना वोल्टेज अभी हमने इस पर लगाया है, जितना अभी हमने इस पर लगाया है वो इन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है। कैसी देता है? प्लस की माइनस? माइनस एनर्जी देता है। नेगेटिव वोल्टेज है ना तो नेगेटिव एनर्जी देता है। मान लिया कि इस नेगेटिव वोल्टेज ने सभी इलेक्ट्रॉन्स को 20 के बराबर नेगेटिव एनर्जी दिया। हमने कम लगाया, अभी बढ़ाएंगे फिर 40 देगा ये। अभी फिलहाल ये माना सबसे कम वोल्टेज लगाया नेगेटिव वाला और इस नेगेटिव वोल्टेज ने प्लेट से निकलने वाले हर इलेक्ट्रॉन को -20, -20, -20 सबको इसने -20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर एनर्जी दिया। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन थे कैसे इलेक्ट्रॉन थे? किसी के पास 100 थी, किसी के पास 80 थी, किसी के पास 60, 40, 20 ऐसे।
अब इसने सबको कितनी कितनी दे दिया नेगेटिव की वजह से, सब कुछ ने -20 -20 -20 -20 -20 सबको इसने वही दे दिया। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, उनमें से जो इलेक्ट्रॉन 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले पहले से रहे होंगे उनका क्या होगा। कुछ यहां पर कैसे इलेक्ट्रॉन्स थे, हर एनर्जी के थे कि नहीं थे, कौन कौन से एनर्जी के थे, 100, 80, 60, 40, 20। इधर से जो नेगेटिव वोल्टेज हमने लगाया इसने भी सबको एनर्जी दिया। कैसी एनर्जी दिया, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव। कितनी मान लिया हमने दिया, -20। अब यहां सब एनर्जी के हैं, 100 वाले को भी एनर्जी मिली, 80 वाले को भी मिली, 60 वाले को भी मिली, 40 वाले को भी मिली, 20 वाले को भी मिली। 100 वाले का क्या होगा, इसके पास 100 थी, इसको कितनी मिल गई यहां से, -20। क्या हुआ इसका, इसके पास कितनी एनर्जी बची, 80 बचेगी, क्योंकि 100 इसके पास खुद की थी, -20 इसने बना के दिया, तो 100 -20 क्या हो जाएगा, 80 इसके पास हो गई। जिसके पास 80 थी उसका क्या होगा, 60 बचेगी, जिसके पास 60 थी 40 एनर्जी बचेगी, और जिसके पास 40 थी उसके पास 20, और जिसके पास पहले से 20 तो उसका क्या होगा, 0 एनर्जी हो जाएगी। अब फिर भी इलेक्ट्रॉन हम देख रहे हैं आ रहे हैं, कौन से वाले आएंगे, क्या जिनकी 0 हो गई है अब वो आएंगे इधर, तो जिनकी 0 हो गई है वो इलेक्ट्रॉन अब इधर की तरफ नहीं आएंगे। पर अभी भी जिनके पास 20 है, 40 है, 60 है, 80 है, वो वाले अभी भी यहां पर पहुंचेंगे, और उनकी वजह से हमको क्या मिल जाएगी, सर्किट में करंट मिल जाएगी। लेकिन करंट की वैल्यू क्या हुई, कम हुई कि नहीं हुई, क्योंकि पहले अब वो 20 वाले आने बंद हो गए, कुछ आने बंद हुए कि नहीं बंद हुए, तो सर्किट में करंट का क्या होगा, कम। और आप देखो इसमें हमने इतना नेगेटिव वोल्टेज दिया, जैसे इतना नेगेटिव वोल्टेज दिया इतनी करंट रह गई, पहले इतनी करंट आती थी ν1 फ्रीक्वेंसी पर, अब करंट इतनी रह गई। देखो क्यों, क्योंकि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे थे, कुछ इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से निकलने वाले ऐसे थे जिनकी एनर्जी इस नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से कितनी हो चुकी है, 0, वो अब यहां पर आने बंद हो गए हैं। इसका मतलब पहले की तुलना में अब कम इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से करंट भी कैसी हो गई है, कम। ये वो पोर्शन आप देख रहे हैं, ठीक है, ओके। इसके बाद हमने क्या किया, इसका हमने देखा कि अभी भी करंट बन रही है, हम 0 करना चाहते हैं क्योंकि हम तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को समझना चाहते हैं ना। अब कितनी कितनी एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स हैं इस प्लेट के पास, बता सकते हैं आप, 100 वाला कोई है क्या, अब 100 वाला नहीं है, 100 वाला किस पे आ गया, 80 पे, 80 वाला 60 पे, 60 वाला 40 पे, 40 वाला 20 पे, और 20 वाला कोई बचा नहीं क्योंकि उसकी एनर्जी 0 हो गई। समझ आ गया, ठीक। अब हमने नेगेटिव पोटेंशियल को ना और बड़ा कर दिया, हमने बोला इसको और बढ़ाइए, हमने इसको बढ़ा के इसको इतना बढ़ा दिया कि अब ये सब इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी दे रहा है, -40, बड़ा कर दिया इसको हमने। पहले जितना बढ़ाया था उससे ये सबको कितनी दे रहा था, -20, हमने इसका नेगेटिव वोल्टेज और ज्यादा कर दिया। अब ये इसका नेगेटिव वोल्टेज इतना हो गया है कि अब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को कितनी नेगेटिव एनर्जी बना के देता है, -40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बना के देता है। अब क्या होगा, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन्स हैं 80 है, 60 है, 40 है, 20 है, इसने अब इसको कितनी बना के दे दी, सब इलेक्ट्रॉन्स को -40 -40 -40 -40 सबको दे दिया इसने। अब क्या होगा, 80 वाले का क्या होगा, जिसकी 80 थी उसके पास कितनी बचेगी, 40। अब वो 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से आ जाएगा, धीरे से ही आएगा पर आ जाएगा अभी। जिसके पास 60 है वो 20 से आ जाएगा, धीरे चलेगा पर आ जाएगा, और आ जाएगा करंट तो मिल जाएगी हमको। और जिसके पास 40 थी उसका क्या होगा, उसकी अब 0 हो जाएगी एनर्जी, और वो इधर की तरफ अब नहीं आ पाएगा। और जिसके पास 20 थी वो तो अब आ ही नहीं पाएगा ना, उसकी तो माइनस में चली गई, वो तो बेचारा इधर की तरफ खींचा ही नहीं जाएगा। इसलिए जब नेगेटिव हमने और बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर और कम हो गया। जब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम हो गया तो बस इतनी करंट हमको उस समय मिली, क्योंकि केवल कितनी एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स पहुंचे,
केवल वो पहुंचे जिनके पास 40 है और केवल वो पहुंचे जिनके पास 20 है। बाकी सब इलेक्ट्रॉन्स का क्या कर दिया गया, रोक दिया गया। समझ रहे हैं? हमने बोला अभी और हमें चाहिए, हमें करंट जीरो करनी है, तो इसका नेगेटिव और बढ़ाइए। इसका नेगेटिव बढ़ा के हमने कितना कर दिया, 60 कर दिया, या जो भी कर दिया और बड़ा कर दिया हमने इसका नेगेटिव, और इतना नेगेटिव कर दिया कि अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन और जा रहे थे ना, वो भी अब जाना क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो ये वो वाला पोटेंशियल है, इतना वोल्ट हमको नेगेटिव करना पड़ा। अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स रुक गए, एक भी P1 से लेकर P2 तक नहीं पहुंच पा रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन P2 पर नहीं जा रहा है, इसका मतलब सर्किट में करंट आपको नहीं मिलने वाली है, और करंट क्या हो जाती है, जीरो। तो करंट इस तरह से जीरो हो जाती है। कुछ बात समझ में आई हमारी? तो फिर से, अब ये तो हमने नंबर से समझा है, वोल्टेज से अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो वोल्टेज से मैं इसको समझाऊं आपको कि जैसे मान लो हमने पहले V1 के बराबर नेगेटिव वोल्टेज दिया, V1 के बराबर, तो यहां पर हर इलेक्ट्रॉन को कितनी नेगेटिव एनर्जी मिलेगी, -eV1। ठीक है, उससे कुछ इलेक्ट्रॉन रोक दिए जाएंगे, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा जिनकी ज्यादा होगी वो आ जाएंगे। हम और वोल्टेज बढ़ा के कितना कर दिया हमने, V2 -V2 वोल्ट कर दिया हमने। अब हर इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी मिलेगी, -eV2 के बराबर एनर्जी मिलेगी। -eV2 के बराबर जो एनर्जी मिलेगी, उससे अब और ज्यादा इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे। कौन से इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे, मैक्सिमम -eV2 से कौन से इलेक्ट्रॉन रोके जा सकते हैं। अभी आपने पढ़ा हुआ है कि अगर ये -40 बना के दे रहा है तो मैक्सिमम हम +40 वालों को रोक सकते हैं, लेकिन जिसकी 50 है वो 10 एनर्जी से अभी भी क्या करेगा, आ जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो -eV1 एनर्जी अगर बना के दिया इसने, तो मैक्सिमम कितनी एनर्जी तक के इलेक्ट्रॉन्स रोक दिए जाएंगे, +eV1 एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स रोक दिए जाएंगे, और जिनकी ऊर्जा इससे थोड़ी ज्यादा होगी वो आ जाएंगे, और जिनकी इससे कम होगी वो भी रुके रहेंगे। ठीक है, हमने इधर से वोल्टेज बढ़ा के कर दिया V3 नेगेटिव वोल्टेज। अब ये V3 नेगेटिव वोल्टेज हर इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी दे देता है, -eV3। अब कौन से इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे, मैक्सिमम कितनी एनर्जी के पार्टिकल रुक जाएंगे, +eV3 जिनकी ऊर्जा होगी वो वाले रुक जाएंगे, उससे ऊपर वाले अभी भी देखो आ जाएंगे। समझ में आया? तो ये चीज ना जब समझे तो हमको एक बात समझ में आई कि जितनी एनर्जी हम इधर से नेगेटिव बना के देते हैं, जितनी एनर्जी हम बना के देते हैं, वो उन पार्टिकल्स को रोक देता है जिनकी एनर्जी या तो इतनी होती है जितनी इधर से बन के आई है, और या तो उससे कम होती है। वो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए जाते हैं, रोक दिए जाते हैं। कहने का मतलब मेरा यूं कि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम चाहें तो यहां से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है हम नाप सकते हैं। यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है, इसको हम मेजर कर सकते हैं, इसको नाप के हम बता सकते हैं आपको। कैसे? जैसे एक इलेक्ट्रॉन, अब सब इलेक्ट्रॉन को मत लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन को सोचिए। एक इलेक्ट्रॉन प्लेट से निकला, हमें नहीं मालूम कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, उसको देख के हम नहीं अंदाजा लगा सकते। तो ये इलेक्ट्रॉन निकला, पर हम नहीं जानते कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है। हमने क्या किया, ये पहुंच जा रहा है अभी प्लेट पर, हमने इस प्लेट का नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाना शुरू किया। हमने इसका पोटेंशियल बढ़ाया, V1 कर दिया, V1 कर दिया, हमने देखा कि ये अभी भी पहुंच रहा है। हमने इसका पोटेंशियल बढ़ा के कितना कर दिया, V2 कर दिया, हमने देखा ये अभी भी पहुंच रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर V1 करने के बावजूद भी ये यहां पहुंच रहा है, इसका क्या मतलब है, इसको इसने कितनी एनर्जी दी होगी, -eV1, लेकिन इसके पास एनर्जी इससे भी कैसी रही होगी, तभी तो पहुंच रहा है। हमने इसको V2 कर दिया, हम इसको रोकना चाहते हैं, फाइनली V2 कर दिया माइनस। अब इसने कितनी बना के दे दिया, -eV2, लेकिन हमने देखा कि अभी भी ये पहुंच गया। क्यों पहुंच गया,
क्योंकि अभी भी इसकी एनर्जी अगर प्लस eV2 एनर्जी होती इसकी तो माइनस eV2 इधर से मिला था इसको और ये क्या हो गई होती 0 और ये यहां नहीं पहुंचता। हमने बोला अभी नहीं रुक रहा है और बढ़ाओ, हमने इसका वोल्टेज कर दिया -V3। अब हमने देखा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, अब नहीं आ रहा, इधर नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है, इसका वोल्ट हमने कितना कर दिया -V3। इसने इस इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी बना के दी -eV3। अब ये यहां नहीं आया, क्यों? क्योंकि इसकी ऊर्जा क्या हो गई होगी, तो काहे 0 हो गई होगी, क्योंकि इसकी भी कितनी रही होगी प्लस eV3 रही होगी, इधर से -eV3 मिला 0 हो गई और अब ये नहीं जा रहा है। तो हमने डिक्लेयर कर दिया कि जो इलेक्ट्रॉन प्लेट से निकल के ये खड़ा हुआ था उसकी एनर्जी थी E इंटू V3, क्योंकि ये eV1 से नहीं रुका था, ये eV2 से भी नहीं रुका था। ये किस एनर्जी से रुका है, eV3 एनर्जी से रुका है। इसका मतलब -eV3 ने ही इसकी एनर्जी को 0 किया है। तो ऐसा तब हो सकता है जब पहले से इसके पास कितनी रही होगी प्लस eV3। तो हमने डिक्लेयर कर दिया कि इस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है, इस इलेक्ट्रॉन के पास प्लस eV3 के बराबर काइनेटिक एनर्जी है। अब देखो कितना आसान है ना कि प्लेट से जो इलेक्ट्रॉन निकला हम उसको देखकर नहीं बता सकते आपको कि उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन इधर से नेगेटिव पोटेंशियल हम लगाएंगे ना, नेगेटिव पोटेंशियल लगा लगा के हम इतना कर देंगे कि हम इसकी ऊर्जा को क्या कर देंगे 0। उस समय जितना भी वोल्टेज हमने लगाया होगा उसमें हम E से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपको बता देंगे कि इस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी ऊर्जा थी। अब बताइए ये चीज आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को कहां से मेजर करते हैं आप? आंसर है इधर हम जितना वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसकी सहायता से हम इसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। क्या प्लेट से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको देखकर आप बता सकते हैं कि उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है, उसके पास कितनी गतिज ऊर्जा है? आंसर इज नो। उस इलेक्ट्रॉन को देखकर हम नहीं बता सकते कि ये इलेक्ट्रॉन कितनी गतिज ऊर्जा अपने पास रखता है। तो आप क्या करके बता सकते हैं, इधर का नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे और जिस वोल्टेज को लगाने से ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 हो जाएगी अर्थात ये इलेक्ट्रॉन आने से रुक जाएगा, वो वोल्टेज में फिर हम क्या करेंगे, E से गुणा कर देंगे और उससे हमको इसके एनर्जी का अंदाजा मिल जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? नहीं आई आपको? बताइए क्या करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन प्लेट से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला, एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, उससे एक दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला बाहर। हम आपसे बोला कि इसकी गतिज ऊर्जा पता लगा के बताओ, तो आप क्या करेंगे बताइए। एक इलेक्ट्रॉन निकला इस प्लेट से, हमने बोला इसकी गतिज ऊर्जा पता लगाओ, आप देख के पता लगा दोगे? नहीं लगेगा। आप क्या करना शुरू करोगे बताओ? आप इस वाली प्लेट का नेगेटिव बढ़ाते जाइए। कब तक बढ़ाते जाएंगे? जब तक, हाँ, और कैसे मालूम कि 0 हो गई? आना बंद हो जाएगा। तो जब तक ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आना बंद ना हो जाए, और जैसे ही हम बढ़ाते जा रहे हैं, हम देखा अब आना बंद हो गया, रोक दिया इसको बढ़ाना। बाई चांस अगर उस समय इसका वोल्टेज है -5, समझ में, -5 से ही रुक गया, तो बताओ इसके पास कितनी एनर्जी है? +5E। चार्ज का मल्टीप्लाई करोगे तो वोल्टेज बताया ना हमने आपको, ये तो हमने वोल्टेज बताया। इसके पास कितनी एनर्जी है उस समय इलेक्ट्रॉन के पास? +5E। अभी भी कम समझ में आया लगता है आपको? अब आ गया? ठीक है, और बताओ, और एक एग्जांपल देखते हैं। इस बात सही बताइएगा, हाँ, गलती मत करिएगा। इधर से एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, एक तीसरा एक्सपेरिमेंट करा। आप जब तक नहीं बता पाओगे हम एक्सपेरिमेंट बढ़ाते जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, इसके पास अपनी कुछ काइनेटिक एनर्जी है, हम इसकी काइनेटिक एनर्जी नापना चाहते हैं। देख के बता दोगे आप मुझे इसके पास कितनी एनर्जी है? नहीं बता सकते। क्या करना पड़ेगा? दूसरी वाली प्लेट का, हाँ, पोटेंशियल बढ़ाओगे, प्लस वाला कि माइनस वाला? माइनस वाली वैल्यू बढ़ाओगे। कब तक बढ़ाते जाओगे? जब तक इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 ना हो जाए। आपको कैसे पता लगेगा इसकी एनर्जी 0 हो गई? आंसर है ये आना बंद कर देगा, पता लग जाएगा हमको। तो मान लिया कि उस समय इसकी
जब हम बढ़ाते गए और हम इसको रोक पाए, उस समय इसका वोल्टेज था -7 वोल्ट। ठीक है, अब बताओ इसके पास कितनी एनर्जी है? +7E। वेरी गुड, अब आपको समझ में आ गया। और ये ऐसा नहीं है कि ये हमारा तरीका अजीब तरीका है। एनर्जी नापना है इसकी, तो हम देखते किसको हैं? उधर वाली प्लेट को। जो इलेक्ट्रॉन निकला है ना, वो इस प्लेट से निकला है। एनर्जी हम इसकी चाहते हैं, पर हम देखने किसको जाते हैं? उस प्लेट को। एक इलेक्ट्रॉन निकला, हमने पूछा इसकी एनर्जी बताओ कितनी है, तो आप हमसे पूछते हो कि उसका वोल्टेज बताओ कितना है। इसका कुछ नहीं पूछते आप हमसे आप उसका वोल्टेज पूछते हो। जब हम उसका वोल्टेज बताते हैं -7, तो आप हमको कह देते हो कि +7E इसके पास एनर्जी है। और ये हमारा तरीका कोई नया तरीका थोड़ी है, ये तो हम बहुत बचपन से ही तरीका यूज कर रहे हैं। जैसे आप सब्जी खरीदने जाते हो बाजार में, तराजू आपका होता है, तराजू। तो तराजू में क्या करते हैं? सब्जी आप खरीदते हैं तो एक तरफ हम सब्जी रखते हैं। जब हम सब्जी रख देते हैं एक तरफ, तो वो पलड़ा क्या हो जाता है? नीचे चला जाता है। और ये दूसरा वाला पलड़ा कहाँ आ जाता है? ऊपर आ जाता है। हम सब्जी को देखकर नहीं बता सकते कितने किलो है वो। कभी भी आप सब्जी देखकर बता दोगे कितने किलो है? आप नहीं बता सकते। तो हम क्या करना शुरू करते हैं? हम दूसरे पलड़े पर बांट बढ़ाना शुरू करते हैं। आधा किलो, 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो। अब हमने देखा इधर हम बांट बढ़ाते जा रहे हैं, ये पलड़ा नीचे हो चुका है। हम चाहते हैं कि ये पलड़ा फिर से ऊपर आ जाए, मतलब ये नीचे मत जाए, जैसे इलेक्ट्रॉन यहां मत जाए हम चाहते थे। तो इसमें जैसे ही सब्जी रखी तो ये नीचे चला गया, और हम चाहते हैं ये नीचे जाना, इसका बंद हो जाए, तो हम इस पर बांट बनाना शुरू करते हैं। आधा किलो, 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो। हमने जैसे ही 2 किलो रखा, हमने देखा ये पलड़ा अब जाना बंद हो गया नीचे, जैसे इलेक्ट्रॉन जाना बंद हो गया था। अगर ये पलड़ा नीचे जाना बंद हो गया, अब हम समझ जाते हैं कि इसमें कितनी सब्जी है। तो तौल किसको रहे? सब्जी को, लेकिन देख किसको रहे हैं? बांट को। तो ठीक है, नाप क्या रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, पर देख किसको रहे हैं? उसका नेगेटिव पोटेंशियल। अब आपको कुछ समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ, फिर से मुझे बताइए, एक एक्सपेरिमेंट में -5 वोल्ट लगाने से इलेक्ट्रॉन रुका। एक दूसरा एक्सपेरिमेंट हमने किया, उसमें -7 वोल्ट लगाने से इलेक्ट्रॉन रुका। समझ में आई? तो किस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है? फिर से एक में कितने से रुक गया? -5 से, तो उसकी एनर्जी कितनी रही होगी? +5E। एक में कितने से रुका? -7 से, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी रही होगी? किसकी एनर्जी ज्यादा थी? +7E, जो -7 लगाने से रुका। तो आप जानते हैं, अब हमने एक अंदाजा लगाना सीख लिया, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा उसकी ज्यादा होगी जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा, और जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कम है उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी? कम होगी। अब बताइए, ये पूरा कंक्लूजन, ये जो हमने डिस्क्रिप्शन आपको दिया, इसमें से रिजल्ट समझ में आया? क्या रिजल्ट समझ में आया? कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा किससे डिसाइड होगी? आंसर है निरोधी विभव से डिसाइड होगी। तो किसी भी धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा निरोधी विभव पर निर्भर करती है। निरोधी विभव ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, निरोधी विभव कम होगा तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा भी कम होगी। तो निरोधी विभव को हम किससे नापने लगे? इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को हम किससे नापने लगे? निरोधी विभव से। निरोधी विभव ज्यादा, गतिज ऊर्जा ज्यादा। निरोधी विभव कम, गतिज ऊर्जा कम। हम चाहें तो इस एक पॉइंट को ना हम नोट कर लेते हैं ताकि और हमको हेल्प करेगा। हमने लिखा कि धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा। अब देखो इसके साथ हमने एक शब्द लगा दिया बेटा, अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा को प्लेट P2 पर आरोपित संस्तब्ध विभव से मापा जाता है। संस्तब्ध विभव को याद है ना, किससे रिप्रेजेंट करते थे? V0 से प्रदर्शित करते थे। इसी को निरोधी विभव भी कहा जाएगा। अब अगर कोई बोलता है कि निरोधी विभव ज्यादा है, इसका मतलब आपको क्या समझ जाना है कि गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों की कैसी है? ज्यादा है। कुछ बात आपको समझ में आई? तो ये हमने इसका कंक्लूजन निकाला जो अभी हमने समझा हुआ है। ठीक है, एक चीज और
यहां पर हमने अधिकतम शब्द क्यों लगाया है बताइए। अच्छा, अधिकतम शब्द हमने इसलिए लगाया है क्योंकि थोड़ा ध्यान से देखिएगा जरा, जब हमने शुरुआत में एग्जाम्पल आपको दिया था कि 100, 80, 60, 40, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाले सारे इलेक्ट्रॉन हैं, यहां से जब हमने थोड़ा सा पोटेंशियल दिया था माइनस का, तो उसने केवल किसको रोका था? 20 वालों को, बाकी सब तो पहुंच रहे थे ना। फिर और बढ़ा दिया तो किसको रोका उन्होंने? 40 वालों तक को रोक दिया, ऊपर वाले अभी भी पहुंच जा रहे थे। फिर जब और बढ़ा दिया तब फिर जो बाकी भी बचे थे वो भी सब रुक गए। अब मुझे ये बताइए, पहले वाले नेगेटिव वोल्टेज को, दूसरे वाले नेगेटिव वोल्टेज को, या तीसरे वाले ने जिसने सबको रोक दिया था? आप इन तीनों में निरोधी विभव किसको बोलते हो? जिसने सबको रोका था। तो जिसने सबको रोका था उसने किसे रोका था? आंसर है थोड़ी एनर्जी जिनके पास थी ना, वो तो इतने वोल्टेज से भी रुक गए थे। समझ रहे हैं? तीसरे वाले वोल्टेज ने किसको रोका था? आंसर है जिसके पास सबसे ज्यादा ऊर्जा थी, इस वोल्टेज ने उसको भी रोक दिया था। तो निरोधी विभव जब हम लगाते हैं तो ये किसको रोकता है? कौन से इलेक्ट्रॉन को रोकता है? आंसर है जिसके पास एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, ये उसको भी ये रोक देता है। और इसीलिए निरोधी विभव से हम उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का मेजरमेंट कर सकते हैं जिसके पास ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। अब एनर्जी सबसे ज्यादा है तो उसको हम साइंस की भाषा में क्या लिखेंगे? अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो निरोधी विभव किस गतिज ऊर्जा का मेजरमेंट है? आंसर है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का मेजरमेंट होता है। थोड़ी बहुत एनर्जी तो थोड़ी बहुत नेगेटिव वोल्टेज देने से ही रुक जाएंगे इलेक्ट्रॉन, वो तो, पर जो सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों को रोके वो निरोधी विभव होता है। और इसीलिए संस्तब्ध विभव, निरोधी विभव से हमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा का अंदाजा मिलता है। और अभी आपने भी मुझे बताया, और हम उसको लिख भी सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा का क्या फॉर्मूला होगा। यदि निरोधी विभव V0 है, यहां पर हम लिख सकते हैं यदि निरोधी विभव V0 है, तब धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, ये कम गतिज ऊर्जा का मेजरमेंट नहीं देता, अधिकतम गतिज ऊर्जा का मेजरमेंट देगा। इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, जिसे हम किससे लिखा करेंगे? के मैक्सिमम से लिखेंगे। क्यों? के स्टैंड्स फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टैंड्स फॉर अधिकतम, अधिकतम गतिज ऊर्जा। अब बताइए कितना निरोधी विभव माना मैंने? V0, मतलब -V0 देने से मैक्सिमम एनर्जी वाला पार्टिकल भी क्या हो गया? रुक गया। अब बताइए इसके पास कितनी ऊर्जा मानी जाएगी? तो फिर अभी आप हमको बता रहे थे अगर -V1 देने से ये रुक गया तो इसकी ऊर्जा कितनी? +eV1। -V2 देने से रुक गया तो +eV2। -V3 देने से रुक गया तो निरोधी विभव तो हमने V0 माना है, इतना देने से रुक गया तो eV0। तो ये इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आ गया। देखिए, क्या ये चीज आपको समझ में आई? नहीं आया? अच्छा, अब एक चीज और, मैकेनिक्स में गतिज ऊर्जा का एक सूत्र हमने पढ़ा है। जब हमने मैकेनिक्स पढ़ा है फिजिक्स में, तो उसमें भी तो हमने गतिज ऊर्जा का एक सूत्र पढ़ा हुआ है। क्या सूत्र होता था? 12m × v²। ठीक है, तो हम चाहें तो वो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला भी इसकी जगह पर लिख सकते हैं, 12mv। और क्योंकि ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इसलिए हम वेग में क्या लगा देंगे? मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू eV0। तो ये एक इक्वेशन भी हमको मिल गई है
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, आपको इसे याद रखना है कि इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने के लिए आ सकते हैं आपके। तो अगर किसी धातु का निरोधी विभव V नॉट है तो उस धातु से जितने भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उनमें से जिस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी उसकी कितनी गतिज ऊर्जा होगी, EV नॉट के बराबर होगी। और ये हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू EV नॉट, ये फॉर्मूला बन गया। अब आगे से कभी भी बोला जाता है कि संस्तब्ध विभव ज्यादा है, निरोधी विभव ज्यादा है, तो आप क्या समझ जाया करेंगे कि गतिज ऊर्जा कैसी होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, ओके। अब हम फिर से ग्रैंड कंक्लूजन्स पर आते हैं और अब हम आपको बताते हैं जिस बात के लिए पिछले 3 दिन से हम लगातार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस चीज को, बड़ी बढ़िया और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको समझना है। ये कि यहां पर हमने देखा कि जब हम तीव्रता बढ़ाते हैं, अच्छा क्या आप प्रकाश की तीव्रता कहते किसको है, ये आपको मालूम है? नहीं मालूम? देखो, प्रकाश की तीव्रता मतलब जब हम बोलते हैं प्रकाश की तीव्रता तो इसका मीनिंग क्या होता है? तीव्रता इंटेंसिटी, ऊर्जा का मतलब ऊर्जा होती है। ये वो एनर्जी है, एनर्जी पर यूनिट एरिया, एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम, ये प्रकाश की तीव्रता होती है। अगर ये बल्ब जल रहा है, यहां पर प्रकाश की तीव्रता कितनी है अगर हमको ये समझनी है तो आप जानते हैं हम क्या करेंगे, यहां से हम नापेंगे कि कितनी एनर्जी गुजर रही है, कितनी एनर्जी, लाइट एनर्जी है ना, तो लाइट एनर्जी मेजर कर लेंगे, फिर इसका एरिया देखेंगे कितना है और कितने टाइम में इतनी एनर्जी गुजरी है। जैसे हमने 10 सेकंड तक देखा, 10 सेकंड तक, उस 10 सेकंडों में यहां से एनर्जी गुजर गई 1000 जूल। भाई 10 सेकंड तक वेट करोगे तो 1000 जूल एनर्जी यहां से पास हो चुकी है, तो 10 सेकंड का टाइम लगा, 1000 जूल एनर्जी पास हो गई, इसका एरिया हम नाप लेंगे। तो वो एनर्जी हम ऊपर लिखेंगे, एरिया नीचे लिखेंगे और 10 सेकंड यहां कैलकुलेट कर लेंगे। इसी को हम बोलते हैं लाइट की इंटेंसिटी। सब छोड़ दो, तीव्रता का मतलब क्या है? तीव्रता इज बेसिकली एनर्जी, इंटेंसिटी इज बेसिकली एनर्जी, कुछ नहीं है, ऊर्जा ही है ये। अब तीव्रता अगर ऊर्जा है तो जब हम कहेंगे कि तीव्रता बढ़ी, इसका मतलब क्या बढ़ गई? एनर्जी बढ़ गई। और अगर हमने बोला तीव्रता नहीं बढ़ी, इसका क्या मतलब? एनर्जी नहीं बढ़ी। याद रहेगा, तीव्रता बढ़ी मतलब एनर्जी बढ़ी और तीव्रता नहीं बढ़ी मतलब एनर्जी नहीं बढ़ी। याद रहेगा। चलो अब आ जाओ इधर, देखो वेव थ्योरी में हमने क्या माना हुआ है? वेव थ्योरी, हाइगेंस ने जो वेव थ्योरी बताई उस पर हमने परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, इन सब को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर लिया है। और उसमें हम एक ही बात बार बार रट रहे थे कि वेव की जो तीव्रता होगी वो किस पर निर्भर करती है? आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। जो तीव्रता होती है वो किस पर डिपेंड करती है? आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। और अब तीव्रता को आप क्या कहने लगे हो? अब तीव्रता को आप बोलने लगे एनर्जी। इसका मतलब जो ऊर्जा होगी वो किसके अनुक्रमानुपाती होगी? आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। अगर आयाम ज्यादा होगा तो ऊर्जा भी कैसी होनी चाहिए? ज्यादा। अगर आयाम कम होगा तो ऊर्जा भी कैसी होनी चाहिए? कम। ठीक है, ये एक वेव हमने बनाई और एक हमने ये वेव बनाई। किसकी ऊर्जा ज्यादा होगी? आंसर है जिसका आयाम ज्यादा होगा। इसका आयाम और इसका आयाम में इसका आयाम ज्यादा है, तो आप यही कहोगे कि इसकी जो एनर्जी है वो कैसी होगी? ज्यादा। और इसका आयाम कम है, इसलिए आप बोलोगे इसकी एनर्जी कैसी है? कम। समझ आ गया? तो एनर्जी, तीव्रता, ये एम्पलीट्यूड के फंक्शन है, आयाम के फलन है। आयाम बढ़ने से बढ़ते हैं, आयाम घटने से घटते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो यहां जरा ध्यान से, हमने यहां लिखा हुआ है कि आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से
प्रति सेकंड धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, निरोधी विभव का मान नहीं बदलता। और दूसरा लिखा है आवृत्ति बढ़ाने से संख्या नहीं बदलती है, निरोधी विभव का मान बढ़ जाता है। अब निरोधी विभव जब हम बोलेंगे तो आपको क्या समझना है, गतिज ऊर्जा। आवृत्ति बढ़ाने से निरोधी विभव का मान बढ़ता है, मतलब क्या बढ़ती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है। समझ आ गया? आवृत्ति बढ़ाने से, आवृत्ति बढ़ाने से क्या बढ़ रही है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है। कहां से निकाल के लाए हम ये पॉइंट, यहां से। आवृत्ति बढ़ाओ, निरोधी विभव बढ़ेगा, मतलब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। ठीक। दूसरी चीज देखो, यहां पर तीव्रता बढ़ाने से निरोधी विभव का मान बदलता है क्या, नहीं बदलता। निरोधी विभव नहीं बदलता मतलब, निरोधी विभव नहीं बदलता मतलब गतिज ऊर्जा नहीं बदलती। तो तीव्रता तीव्रता बढ़ाने से गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ती। ओके, अब ध्यान से सभी लोग इसको देखिए जरा। आवृत्ति बढ़ाने से गतिज ऊर्जा बढ़ती है, लेकिन तीव्रता बढ़ाने से गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ती। तो आवृत्ति बढ़ाने से गतिज ऊर्जा बढ़ती है, ये अच्छी बात है, लेकिन तीव्रता बढ़ाने से गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ती है, ये अच्छी बात नहीं है। समझ रहे हैं? आवृत्ति बढ़ाने से गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, अच्छी चीज है, पर तीव्रता बढ़ाने से गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ती है, ये अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वेव थ्योरी क्या कहती है, अब ध्यान से सुनो। वेव थ्योरी कहती है तीव्रता बढ़ाओ, एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, लेकिन यहां तीव्रता बढ़ाने से एनर्जी नहीं बढ़ती। कुछ बात समझ में आई? वेव थ्योरी का क्या कहना है कि इंटेंसिटी बढ़ाओ, एनर्जी बढ़नी चाहिए, पर यहां तो हम एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं, पिछले 3 दिन से इस एक्सपेरिमेंट के पीछे लगे हुए हैं। तो हमने देखा कि यहां हम तीव्रता बढ़ाते हैं तो एनर्जी नहीं बढ़ती है, एनर्जी नहीं बढ़ती है तीव्रता बढ़ाने से। अगर एनर्जी नहीं बढ़ती है, इसका मतलब है कि यह तीव्रता आयाम पर भी निर्भर नहीं करती है। फिर तो समझ रहे हैं? फिर से गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ती अगर आप तीव्रता बढ़ाते हैं। गतिज ऊर्जा किससे बढ़ती है, आवृत्ति से। गतिज ऊर्जा एनर्जी जो है वो आयाम पर निर्भर नहीं करती, इसका मतलब है गतिज ऊर्जा किस पर डिपेंड करती है, आवृत्ति पर डिपेंड करती है। और ये कथन वेव थ्योरी में बताए गए स्टेटमेंट से बिल्कुल उल्टा था। वेव थ्योरी में क्या कहा जा रहा था कि अगर तीव्रता बढ़ेगी इसका मतलब एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ी है इसका मतलब क्या बढ़ा होगा, आयाम बढ़ा होगा। समझ रहे हैं? लेकिन हम यहां देखते हैं कि गतिज ऊर्जा आयाम से नहीं बल्कि किससे बढ़ रही है, आवृत्ति से। और गतिज ऊर्जा आवृत्ति से बढ़ रही है, और ऊर्जा ही क्या होती है, इसका मतलब तीव्रता किससे बढ़ती है, आवृत्ति से। तीव्रता आयाम से नहीं बढ़ती। अब आप सोचोगे कि हो सकता है आपने ये गलत बताया हो, तो हमने सिर्फ बताया नहीं है, हमने एक्सपेरिमेंट किया इसको। हॉलवेस और लेनार्ड ने, हॉलवेस और लेनार्ड ने इसका पूरा एक्सपेरिमेंट किया। फाइनली जाके ये जो 2 बातें उन्होंने निकाली कि आप जो वेव थ्योरी में बोलते थे कि तीव्रता बढ़ेगी इसका मतलब एनर्जी बढ़ रही है, और एनर्जी किससे बढ़ती है, आयाम से। यहां पर हम देख रहे हैं कि ऊर्जा जिसे हम तीव्रता भी कह सकते हैं वो आयाम से नहीं बढ़ती बल्कि किससे बढ़ती है, आवृत्ति से बढ़ती है। एनर्जी को इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। देख लो ना, अगर एनर्जी को इंटेंसिटी से लेना देना नहीं है, इसका मतलब एनर्जी को आयाम से लेना देना नहीं है। फिर तो एनर्जी आयाम से नहीं बल्कि एनर्जी किससे बढ़ती है, आवृत्ति से बढ़ती है। ये एक्सपेरिमेंट में देखा हॉलवेस और लेनार्ड ने। फिर वेव थ्योरी वालों को बताया गया, इसको दिखाया गया कि देखिए ये हमने एक्सपेरिमेंट किया है और इसमें ये हमको मिल रहा है, आप भी देख लो। और
अगर आप कहते हो कि लाइट वेव की फॉर्म में चलती है तो प्लीज इस घटना को क्या करके दिखाओ, एक्सप्लेन करके दिखाओ हमको कि क्यों ऐसा हो रहा है। आप कहते हो कि तीव्रता या एनर्जी किसके बढ़ाने से बढ़ती है, आयाम के बढ़ाने से बढ़ती है, लेकिन यहां पर एनर्जी जिसे हम तीव्रता भी कहते हैं, भाई एनर्जी का ही दूसरा नाम तो तीव्रता है, यहां पर एनर्जी जिसे हम तीव्रता कहते हैं वो तीव्रता से नहीं बढ़ती, एनर्जी इंटेंसिटी से नहीं बढ़ती, बल्कि एनर्जी किससे बढ़ती है, आवृत्ति से। तो अगर एनर्जी तीव्रता से नहीं बढ़ती इसका मतलब ये आयाम पर निर्भर नहीं करती, और आप तो हमेशा यही कहते आए हो कि एनर्जी किस पर निर्भर करती है, आयाम पर। ये आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, तो यहां तो ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है इसको बताओ। तो जो वेव थ्योरी के साइंटिस्ट थे, होगा किया होगा कोशिश उन्होंने, पर वो इसको बताने में असफल रहे, वो बता ही नहीं सके, और इसको नकारा भी नहीं जा सकता था कि नहीं तुमने गलत बता रहे हो, क्योंकि वो सिर्फ बता थोड़ी रहे थे, वो तो करके एक्सपेरिमेंट ना, वो तो इस एक्सपेरिमेंट करके उसको दिखा रहे थे। और जो चीज हमको सामने दिखती है उसमें तो हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते ना। जैसे कोई आदमी आपको बता दे कि पिछले जन्म में मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था और मेरे सीने पे 10 गोलियां लगी थी, तो आप मान लोगे क्या ऐसा? लेकिन अगर वो दिखा देगा, देखो ये निशान बने हुए हैं, तब आप मान लोगे। यही चीज यहां पर है। तो यहां पर केवल वो हॉलवेस और लेनार्ड बता रहे हैं या वो करके दिखा रहे हैं? तो आपको मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। और अगर इनकी बात मानोगे तो इनकी बात से रिजल्ट निकला कि प्रकाश की जो एनर्जी है उसकी जो तीव्रता है वो आयाम पर नहीं बल्कि किस पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर, जबकि वेव थ्योरी कहती है कि आयाम पर निर्भर करती है, और इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि आयाम पर नहीं आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो ये बात वेव थ्योरी वालों से जब पूछी गई तो वो लोग इसको एक्सप्लेन करने में असफल रहे, वो नहीं बता पाए कि ऐसा क्यों होता है। इसलिए ये मान लिया गया कि वेव थ्योरी गलत है। लेकिन हम गलत नहीं कह सकते हैं उसको, क्यों? क्योंकि अगर वेव थ्योरी गलत होती तो लाइट के जो वो 2-4 गुण एक्सप्लेन करके आई है जिससे दुनिया की कोई दूसरी थ्योरी नहीं कर सकती, तो वो कैसे हो गई अगर गलत होती? तो गलत नहीं कह सकते, लेकिन हम कह सकते हैं कि उसमें कुछ कमियां हैं या कुछ अधूरापन है, उसमें इनकम्प्लीट थ्योरी है वो, पर यहां पर आके वो हमें फेल होते दिख ही रही है। अब आप बताएं, क्या हॉलवेस और लेनार्ड के एक्सपेरिमेंट से जो कुछ दिखा ये चीज अब आपको समझ में आ गई? और क्या इसने वेव थ्योरी को, इस एक्सपेरिमेंट ने वेव थ्योरी को, हाइगेंस वेव थ्योरी को सपोर्ट किया या हाइगेंस वेव थ्योरी को अपोज कर दिया? इसने अपोज कर दिया। और अपोज क्यों हुआ ये वेव थ्योरी के साइंटिस्ट समझा ही नहीं पाए इसको। इसलिए ये मान लिया गया कि वेव थ्योरी इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने में असफल है। किसी चीज को सफल हम कब मानते हैं? जब वो हर काम अच्छे से करके दिखाए। आपको एक अच्छा स्टूडेंट कब माना जाएगा? जब आप केवल फिजिक्स में अच्छा करके दिखाओ या केवल मैथ में अच्छा करके दिखाओ? किसमें जब अच्छा करके दिखाओगे तब अच्छा स्टूडेंट माना जाएगा? जब आप सब सब्जेक्ट में अच्छा करके दिखाओगे तो आपको एक बड़ा अच्छा स्टूडेंट माना जाएगा। ऐसे ही अगर वेव थ्योरी सही होती तो ये लाइट के हर गुण को क्या करती? एक्सप्लेन, इसमें फेल नहीं होती आकर के। इसलिए कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं तो कुछ प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है उसको देखा जाएगा। पर इस एक्सपेरिमेंट को, जिस घटना का नाम हमने रखा था प्रकाश वैद्युत प्रभाव, इसको वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सके। अब नहीं कर सकी तो नहीं कर सकी, किसी को फांसी थोड़ी दे देंगे आप। क्या होगा? उसके लिए हमको जरूरत थी फिर से एक नई थ्योरी बनाने की। तो कौन सी थ्योरी है जो इसको एक्सप्लेन करेगी? फिर से एक नई थ्योरी साइंटिस्ट लोगों ने बनाई। उसमें यह माना गया कि लाइट कैसी चलती है, पार्टिकल फॉर्म में चलती है। न्यूटन वाली थ्योरी फिर देखो वापस खींच के आ रही है। अब एक्सप्लेन तो करना ही है हमको, खुद भी करिए आप। उसमें फिर प्लांक एक साइंटिस्ट थे, वो सामने आए। उन्होंने बोला कि लाइट जो होती है, थोड़ा ध्यान से इस चीज को सुनिएगा मेरी बात को। उन्होंने बोला कि जो लाइट होती है वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में चलती है। यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब ये कौन सी घटना थी? प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, शॉर्टकट में PEE कहेंगे इसको।
इस घटना को कौन एक्सप्लेन नहीं कर सका? हाइगेंस की वेव थ्योरी इस घटना को एक्सप्लेन नहीं कर सकी। तो क्या हाइगेंस की वेव थ्योरी कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकी? बहुत सारी घटनाओं को इसने एक्सप्लेन किया, इसको नहीं कर सकी। अब इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? तो फिर आंसर है, हमें जरूरत थी एक नई लाइट के लिए कोई नई थ्योरी बने, वो इस घटनाओं को एक्सप्लेन करे। उसके लिए एक फिर से अगले साइंटिस्ट आए, उनका नाम था प्लैंक। क्या नाम था उनका? प्लैंक उनका नाम था। अब ये सामने आए, उन्होंने अपनी एक थ्योरी बनाई। प्लैंक ने क्या थ्योरी बनाई, हालांकि पढ़ेंगे, पर एक छोटी सी झलक मैं आपको बता देता हूं आज ही, कि प्लैंक का ये कहना था कि जो लाइट होती है, देखो हाइगेंस का तो काम खत्म, वेव में चलती है, अब उसको छोड़ दीजिए, आप वहीं पर रोक दीजिए। अब प्लैंक ने बताया कि जो लाइट होती है, इस ये एनर्जी जब ये किसी सोर्स से निकलती है ना, तो एनर्जी के छोटे छोटे नन्हे नन्हे पैकेट्स निकलते हैं ऊर्जा के। वो पैकेट किसके बने होते हैं? ऊर्जा के। उनके बाहर पॉलीथीन होता है, कोई कपड़ा होता है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बैग होता है, ऐसा नहीं है। वो पैकेट ही किसका है? एनर्जी का। तो जब ये एनर्जी का पैकेट इससे आता है और हमारी बॉडी पर या रेटिना पर कहीं पर भी पड़ता है ना, तो ये जाते ही फूट जाता है और इसको एनर्जी मिल जाती है। बस ये होता है। मतलब उसमें ऐसा नहीं कि पॉलीथीन का पैकेट है, गिरेगा तो जब ये हमारे ऊपर टकराएगा तो ये नीचे गिर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आएगा, हल्के से भी पड़ेगा, ये यहीं पर पूरी एनर्जी फैल जाएगी उसकी, और हमारी बॉडी को क्या मिल जाएगी? एनर्जी। एनर्जी का वो जो पैकेट है ना, उसका उन्होंने एक नाम रखा, फोटोन। क्या नाम रखा? फोटोन उन्होंने उसका नाम रखा। उसका एक नाम क्वांटा भी कह सकते हैं आप, क्वांटा। समझ में आया? इसीलिए प्लैंक ने जो थ्योरी बनाई थी, इस थ्योरी का नाम रखा गया था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत इसको बोला गया था। समझ में आया? तो प्लैंक के मुताबिक लाइट कैसे चलती है? एनर्जी के छोटे छोटे बंडल अथवा पैकेट होते हैं, वो जिस सरफेस पर पड़ते हैं वहां जाकर वो क्या हो जाते हैं? फूट जाते हैं, और उसका एनर्जी सरफेस को मिल जाती है। हर एक बंडल अथवा पैकेट का नाम उन्होंने क्या रखा? फोटोन या क्वांटा। उसको उन्होंने ये भी बताया कि इसके पास एनर्जी कितनी होती है। उन्होंने बोला कि अगर लाइट की आवृत्ति, क्योंकि अब एनर्जी किस पर निर्भर करने लगी? एनर्जी आयाम पर डिपेंड करना बंद कर दिया उसने इस थ्योरी के, इस एक्सपेरिमेंट के मुताबिक। तो अब उन्होंने बताया क्योंकि एनर्जी किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर। तो अगर किसी फोटोन की आवृत्ति न्यू है, अगर किसी फोटोन की आवृत्ति न्यू है, तो उस फोटोन की ऊर्जा हम किससे लिखा करेंगे? h इंटू न्यू से लिखा करेंगे। जहां h क्या चीज है? h है प्लैंक्स कांस्टेंट। h क्या चीज है? प्लैंक्स कांस्टेंट। और न्यू क्या चीज है? आवृत्ति, फोटोन की आवृत्ति। अब देखो, एनर्जी को किससे संबंधित, किससे रिलेट कर दिया? आवृत्ति से। छोड़ दिया आयाम का झंझट, जो कि पूरी वेव थ्योरी में हमने वही किया है। हमने कैलकुलेशन तक किया है सुपरपोजिशन के, और तीव्रता के जो सूत्र निकाले हैं उनमें आयाम आया है। याद है सभी को? तो पूरी वेव थ्योरी में जबकि हम एनर्जी को आयाम से मेजर करते थे, एनर्जी को आयाम से रिलेट करते थे, अब हमने एनर्जी को फ्रीक्वेंसी से रिलेट करना शुरू कर दिया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में। बोला कि आयाम से एनर्जी नहीं बनती है, फ्रीक्वेंसी से एनर्जी बनती है। जिस फोटोन की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, इस फोटोन की एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा रहेगी। तो अगर एक फोटोन की एनर्जी h न्यू है, एक फोटोन की आवृत्ति अगर h न्यू है, तो उस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? फिर से, अगर एक फोटोन की आवृत्ति न्यू है, तो उस फोटोन के पास कितनी एनर्जी होगी? h न्यू के बराबर उसके पास एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, ये थ्योरी फिर आगे बढ़ी। तो इस थ्योरी के मुताबिक फिर से लाइट को हमने एक बार क्या मान लिया? पार्टिकल नेचर, बंडल मान लिया, पार्टिकल मान लिया, और ये जब चलेगा तो गोली जैसे चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। समझ आया? तो ये वो एक्सपेरिमेंट था जो हाइगेंस की थ्योरी के लिए मील का पत्थर बना, और इसने हाइगेंस की थ्योरी को जहां का तहां रोक दिया, क्योंकि हाइगेंस की थ्योरी आगे इस पर वर्क नहीं कर सकी। प्लैंक की थ्योरी यहां से चल पड़ी। देखते हैं क्या होता है आगे, उसको और हम डिटेल में समझेंगे। फिलहाल इन सब को समझने के बाद इसमें मुझे एक चीज और समझना है। एक तो ये समझने की जरूरत है, एक आर्टिकल आएगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि अब हम फ्रीक्वेंसी पर आ गए।
कि एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? आवृत्ति पर। तो हम आवृत्ति में एक फ्रीक्वेंसी बनाई गई, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी बनाई गई, जिसका हमने नाम रखा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देहली आवृत्ति उसका नाम रखा गया। तो ये देहली आवृत्ति किसको कहते हैं, इसको हम लोग थोड़ा समझना चाहते हैं, तो इसको नोट करिए। हम देहली आवृत्ति के बारे में समझना शुरू करते हैं, ठीक है? जल्दी से नोट कर लीजिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, क्योंकि अभी हमने देख लिया कि एनर्जी, जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन सजित हो रहे हैं, उनकी एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? आवृत्ति पर। हमने देखा एक चीज कि अगर हमने जैसे कोई मेटल ले ली, ये हमने एक मेटल लिया और इस पर हम लाइट डालना स्टार्ट करते हैं, तो हमने क्या किया, हम इससे चाहते हैं कि क्या बाहर निकलना शुरू हो जाए, प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाए, हम ये चाहते हैं। तो हमने इस प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमने इस पर लाइट डालना शुरू किया। तो हमने स्टार्ट किया सबसे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट से। सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है? रेड की। तो हमने वहां से डालना शुरू किया। तो सबसे पहले हमने रेड कलर की लाइट डाली। हमने देखा इस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकले। इसके बाद जैसे आपने कलर देखे हैं, ऐसे देखें, तो हमने पहले रेड कलर की लाइट डाली, हमने देखा कि यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे हैं। हमने हो सकता है रेड वाली से नहीं निकलेंगे, और वैसे भी उसकी आवृत्ति कैसी है? कम। तो क्यों नहीं निकले होंगे? अब हमको थोड़ा थोड़ा पता भी चलता है। इसलिए नहीं निकले क्योंकि लाइट के पास जो एनर्जी है वो अब किस पर डिपेंड कर रही है? आवृत्ति पर। और रेड कलर लाइट की आवृत्ति कैसी है? सबसे कम, बहुत कम है। अगर बहुत कम है तो रेड कलर लाइट के जो फोटोन होंगे, अगर आवृत्ति कम है रेड कलर लाइट की, तो रेड कलर के लाइट के जो फोटोन है, जिनके पास इतनी ऊर्जा है, वो ऊर्जा भी कैसी होगी? कम। तो वो एनर्जी पड़ती है आखिर इस सरफेस पर, लेकिन उससे इसके भीतर बैठे जो इलेक्ट्रॉन है ना, उनको वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी नहीं मिल पाती। भाई इलेक्ट्रॉन बाहर कब निकल के आएगा? जब कम से कम उसको कितनी एनर्जी मिलेगी? कार्यफलन के बराबर। तो रेड कलर लाइट की फ्रीक्वेंसी इतनी कम है कि वो जब इस पे सरफेस पर पड़ती है आकर के इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा भी देती है, लेकिन उस रेड कलर लाइट के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को दी गई ऊर्जा इतनी कम होती है कि वो मेटल के वर्क फंक्शन से भी कम रहती है। अब वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलेगी तो ना इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अब रेड कलर लाइट पड़ी, क्या उसने एनर्जी नहीं दिया इलेक्ट्रॉन को? आंसर है उसके पास एनर्जी है, भले एनर्जी उसके पास कम है, पर एनर्जी तो है। उसने सारे इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दिया, पर इलेक्ट्रॉन्स के पास वर्क फंक्शन के बराबर भी एनर्जी नहीं मिल पाई, इसलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन सरफेस को छोड़कर बाहर नहीं आया। अब हमने आवृत्ति बढ़ा दी। आवृत्ति बढ़ा करके रेड से येलो बल्ब हमने लगा दिया, येलो कलर की लाइट दे दी। येलो कलर की लाइट हमने दी, हमने देखा अब भी कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला। अब आप समझ गए क्यों नहीं निकला? क्यों नहीं निकला बताओ? क्योंकि येलो कलर लाइट की फ्रीक्वेंसी रेड की फ्रीक्वेंसी से थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन वो जब येलो कलर लाइट इस पर पड़ती है तो क्या वो सब इलेक्ट्रॉन्स को ऊर्जा देती है? आंसर है हाँ, सबको देती है। जब पड़ेगी तो सबको देगी एनर्जी, पर उसके द्वारा दी गई ऊर्जा भी आवृत्ति रेड से थोड़ी ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। तो उसके द्वारा जो एनर्जी दी गई है वो एनर्जी भी कैसी है? कम। किससे? वर्क फंक्शन से। तो उस एनर्जी से भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला। समझ में आया? तो हमने और कलर बदला, ब्लू कलर की लाइट दे दिया, या हमने ग्रीन कलर की लाइट दे दिया उसको। अब जैसे ही हमने ग्रीन कलर की लाइट डाली, हमने क्या देखा? इलेक्ट्रॉन निकल के फुदक के बाहर आना शुरू हो गए, निकलना शुरू हो गए इलेक्ट्रॉन। तो क्यों निकलना शुरू हो गए? क्योंकि ग्रीन कलर लाइट की फ्रीक्वेंसी येलो कलर लाइट की फ्रीक्वेंसी से थोड़ी ज्यादा है, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने से लाइट के पास एनर्जी भी कैसी थी? ज्यादा। वो ज्यादा एनर्जी आई तो इलेक्ट्रॉनों को भी एनर्जी कैसी मिली? ज्यादा। और वो इलेक्ट्रॉन को जब ज्यादा ऊर्जा मिली तो वो एनर्जी धातु के वर्क फंक्शन से थोड़ी सी या तो बराबर हो गई या तो उससे ज्यादा हो गई। और जैसे ही वर्क फंक्शन के बराबर या उससे ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मिली, इलेक्ट्रॉन्स
उछल उछल के जंप करके बाहर आना स्टार्ट हो गए। लेकिन रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन में निकल के आए हैं, अगर येलो तक की लाइट की जो फ्रीक्वेंसी थी वो यहां से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं करवा सकी। हम जब फ्रीक्वेंसी सरफेस पर पड़ने वाली बढ़ाते जा रहे थे तो ग्रीन वाली फ्रीक्वेंसी ऐसी थी जिसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, निकाला। इसका मतलब साफ है कि जो लाइट धातु के पृष्ठ पर गिरेगी, अगर आप चाहते हैं कि धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकले तो उस पे एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी लाइट की आपको डालनी ही पड़ेगी। उससे कम फ्रीक्वेंसी अगर लाइट की देंगे उस सरफेस पर तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर नहीं आएगा। कम से कम जब उतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट आप डालोगे तो ही आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। उससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं करवा सकती। कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी का प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकालेगा और उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वो भी निकालेगी। समझ में आया आपको? तो हमने देखा कि हमने ये अलग अलग फ्रीक्वेंसीज दिया, इसने इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला, इसने नहीं निकाला, इसने भी नहीं निकाला, इसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो ये इन दोनों के बॉर्डर की जो फ्रीक्वेंसी होगी, इन दोनों के किनारे की जो फ्रीक्वेंसी होगी, उसका हमने नाम रखा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है? किनारा। थ्रेशोल्ड का मतलब अंग्रेजी में किनारा होता है। तो वो किनारे की जो फ्रीक्वेंसी होगी उस बॉर्डर की फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी है? जिससे कम फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकती और उससे ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन निकाल देगी। अभी भी नहीं समझ में आई बात? समझ में आया? फिर से देखो, ये वाली फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकी, इस फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, इससे भी नहीं निकला। हमने जैसे ये वाली फ्रीक्वेंसी डाली, धड़धड़ा के इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गए। मतलब इन दोनों के कॉर्नर की, बॉर्डर की एक फ्रीक्वेंसी है, किनारे की एक फ्रीक्वेंसी है, जिससे अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, थोड़ा सा भी बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे। तो वो बॉर्डर वाली फ्रीक्वेंसी का हमने नाम रखा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कुछ समझ में आया आपको? उसी की हमने डेफिनेशन लिख दी है। किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा तो सके, कम से कम। उससे कम रखोगे तो उत्सर्जन भी नहीं हो पाएगा, और उससे उतनी रखोगे तो उत्सर्जन होगा, उससे ज्यादा रखोगे तो भी होगा। करा सके उस धातु की देहली आवृत्ति कहलाती है। इस देहली आवृत्ति को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। आवृत्ति को न्यू से, तो देहली आवृत्ति को न्यू नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आपको देहली आवृत्ति का मतलब समझ में आ गया? तो अगर किसी लाइट की देहली आवृत्ति न्यू नॉट है, इसका क्या मतलब है कि अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट हम देंगे तो क्या होगा? धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट देंगे तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएगा, और इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट देंगे तो भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएगा। ये बॉर्डर की फ्रीक्वेंसी है। बिल्कुल आ गया समझ में? अच्छा, जब इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट दोगे, हमने क्या किया, ये धातु का सरफेस है। अच्छा, ये चीज आपको पता है, मैंने फिगर बनाया तो मेरे दिमाग में आया, ये चीज आपको समझ में आती है कि हर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, धातु के पृष्ठ से जो भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उनकी ऊर्जा कैसी होती है? अलग अलग। क्या आपको समझ में आ जाता है कि अलग अलग क्यों हो जाती है? पता ना हो तो मैं बताऊं, अगर मालूम हो तो फिर रहने देते हैं। पता है ना क्यों अलग अलग होती है? बताइए अच्छा हमको। देखो कितना अजीब है। क्या अजीब है? ये एक ही मेटल है, एक ही मेटल है, कोई अलग अलग तो मैंने ज्वाइंट बना के तो लगाया नहीं। यहाँ प्लेटिनम लगाया, एल्यूमिनियम लगाया, कॉपर लगाया, सोडियम लगाया, ऐसा तो किया नहीं है। सेम मेटल पूरी है। लाइट जो डाली वो भी सब जगह बराबर पड़ी, सारे इलेक्ट्रॉन्स को उसने एनर्जी भी बराबर दिया। ऐसा नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन भीतर बैठा है उसको कम एनर्जी देगा, जो बाहर है उसको ज्यादा एनर्जी देगा, ऐसा नहीं है। लाइट भेदभाव नहीं करता है।
लाइट सब जब पड़ेगा सरफेस पे, तो चाहे इलेक्ट्रॉन यहां नीचे हो, चाहे वो सरफेस पर हो, चाहे थोड़ा बीच में हो, लाइट जिस समय पड़ेगी तो वो इसको बॉर्डर वाले को सबको कैसी एनर्जी देगा, वो सबको बराबर देगा। अब देखो मेटल भी यही है, लाइट जब पड़ती है तो सब पूरे में लाइट भी वही पड़ती है, हर एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी भी सेम मिलती है। उसके बाद भी वहां से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों में से किसी की ऊर्जा ज्यादा और किसी की ऊर्जा कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। आपको समझ में भी आता है क्यों हो जाती है, क्योंकि अगर सब इलेक्ट्रॉन को 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिली, तो जो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बॉर्डर पर बैठे हैं उनको खाली जंप करने में खर्च करनी है बस, और जो इलेक्ट्रॉन अंदर बैठे हुए हैं एनर्जी तो उतनी ही उनको भी मिली बेचारों को, अब वो पहले जितनी मिली है उसका खर्चा करेंगे, कुछ पार्ट तो किनारे आएंगे और फिर किनारे से जंप करने में खर्च करेंगे। तो एनर्जी का खर्चा, किसकी एनर्जी का खर्चा ज्यादा है, जो किनारे पर बैठा है कि जो अंदर बैठा है? अंदर वाले को मिली हुई ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा खर्च करना पड़ता है। इसलिए जब वो बाहर निकलता है तो उसके पास ऊर्जा कम बचती है, और जो किनारे से ही निकल आता है उसके पास ऊर्जा ज्यादा रहती है। और यही रीजन है कि लाइट पड़ने से जो इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से बाहर आते हैं उनमें से किसी की एनर्जी ज्यादा होती है और किसी की एनर्जी कम रहती है। नहीं समझ में आई बात आपको? आ गया ना सबको? ठीक, ये धातु का मेटल है एक हमारे पास, यहां पर ये लाइट के फोटोन आए हैं, ये लाइट के क्या आए हैं, फोटोन लाइट के यहां पर आए, इस पर पड़े। अगर इनकी आवृत्ति, ये फोटॉन्स हैं लाइट के, लाइट फोटॉन्स, मान लिया इस धातु की देहली आवृत्ति जो यहां पर हमने सरफेस लगाई है उसकी देहली आवृत्ति हमने कितनी मान ली, न्यू नॉट है। ठीक, यहां से जो लाइट के फोटॉन्स आए हैं मान लिया इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू। ध्यान से समझिएगा फिर से, ये क्या है, एक मेटल है, धातु की एक गुटका है, पीस है ये, इस पर कौन ऊपर से आया, लाइट के फोटॉन्स आए। ठीक है, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, जो लाइट के फोटॉन आ रहे हैं, न्यू के बराबर उनकी फ्रीक्वेंसी है। ये जो मेटल है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, देहली फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है। मैं एक चीज और आपको बता दूं, अलग अलग धातु की देहली आवृत्ति भी अलग अलग होती है। नोट कर लीजिए कहीं एक पॉइंट, विभिन्न धातुओं की देहली आवृत्ति भी भिन्न भिन्न होती है, विभिन्न धातुओं की देहली आवृत्ति भी भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न धातुओं की देहली आवृत्ति भी भिन्न भिन्न होती है। आपको याद होगा जैसे हमने देखा था कार्य फलन अलग अलग धातुओं का अलग होता है, वैसे देहली आवृत्ति भी अलग अलग धातुओं की अलग अलग होती है। तो इस धातु की देहली आवृत्ति हमने कितनी मान ली, न्यू नॉट है। अब ये मुझे बताओ, ये जो फोटोन हमने डाले हैं ये इससे इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, बताइए। कितनी फ्रीक्वेंसी के फोटोन डाले हैं आपने, न्यू फ्रीक्वेंसी के। धातु का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना है, न्यू नॉट। तो वो लाइट जब इस पर पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगी कि नहीं निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। आपको कैसे पता लगा, न्यू फ्रीक्वेंसी का लाइट न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाले मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पाएगा। आपने कैसे बोला, ये कैसे जान गए कि नहीं निकालेगा, हाँ बताइए। अरे अभी तो आपने बोला नहीं निकालेगा, तो आपको कैसे ये लगा कि न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाले मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट नहीं करवा सकती है, बताइए। नहीं मालूम तो कैसे बोल दिया कि नहीं निकालेगा। आपको अच्छा लगा ये बोलना, बस देखिए निकाल भी सकती है
नहीं भी निकाल सकती है। उसके लिए कंडीशन है। क्या कंडीशन है? अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति इस आवृत्ति से कम होगी तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी तो भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो आपने अपने मन से बता दिया नहीं निकलेगा, इसमें शर्त है ना उसकी। अभी तो आपने पढ़ा पूरा, इतनी देर मैंने समझाया, सब बेकार हो गया मेरा समझाना। अब तो नहीं बेकार हो पाएगा। तो बताओ, न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट है, न्यू फ्रीक्वेंसी की, और न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाले मेटल की सरफेस पर पड़ती है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? आंसर है इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस। ये किस पर डिपेंड करता है? कंडीशन पर, कि जो लाइट ऊपर से आई है, सरफेस पर पड़ रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, ज्यादा है कि बराबर है। अब तो गलती नहीं करेंगे? हाँ, अब गलती नहीं करिएगा भाई, ठीक है? ओके, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको समझ आ गई। अब ये मुझे बताइए थोड़ा फिर से ध्यान से, अगर इसकी देहली आवृत्ति न्यू नॉट है तो कम से कम कितनी फ्रीक्वेंसी का फोटोन इससे इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है? न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी का कम से कम न्यू नॉट आवृत्ति का फोटोन प्रकाश इलेक्ट्रॉन का क्या करवा सकता है? तो हम यहां लिख सकते हैं कम से कम न्यू नॉट, कम से कम न्यू नॉट आवृत्ति का प्रकाश फोटोन, कम से कम न्यू नॉट आवृत्ति का प्रकाश फोटोन धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक है। तो मिनिमम अगर आप देखोगे तो न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी की लाइट का फोटोन वो जरूरी होगा कि धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकाल सके। अब मुझे ये बताइए, अगर मिनिमम न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी यहां से डालोगे तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो जब न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी की लाइट डालोगे तो इन फोटॉन्स के पास उस समय कितनी एनर्जी होगी? इन फोटॉन्स के पास उस समय कितनी एनर्जी होगी? आंसर है, अगर न्यू आवृत्ति होती है तो अभी मैंने बताया तो ऊर्जा कितनी होती है? h इंटू न्यू। अगर न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी की लाइट आ रही है तो उन फोटॉन्स के पास कितनी ऊर्जा होगी? h न्यू नॉट। तो एनर्जी का जो फॉर्मूला मिलेगा आपको, हर फोटोन को इतनी एनर्जी मिलेगी। मतलब फिर से एक बार, कम से कम न्यू नॉट आवृत्ति का प्रकाश फोटोन धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक है। इसलिए धातु के या धातु से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए, इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक कम से कम ऊर्जा। बताइए, कम से कम कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए? न्यू नॉट। तो कम से कम कितनी ऊर्जा चाहिए निकालने के लिए? h न्यू नॉट। अब तो ये बात आपको समझ में आने लगी ना कि अगर किसी भी फोटोन की फ्रीक्वेंसी न्यू है तो उसके पास कितनी ऊर्जा होगी? h इंटू न्यू। ये तो समझ आ गया आपको। अब हमने क्या देखा कि कम से कम न्यू नॉट आवृत्ति का प्रकाश फोटोन होगा तो वो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को क्या करवा सकेगा? तो कम से कम इतनी आवृत्ति की लाइट निकाल सकेगी ना। कितनी ऊर्जा होनी चाहिए उसकी? अगर आवृत्ति इतनी होनी चाहिए
तो धातु इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए धातु के पृष्ठ से, धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक कम से कम ऊर्जा कितनी होनी चाहिए? h न्यू नॉट। ये बात सबको समझ में आई? फिर से अच्छा बताइए मुझे, कम से कम धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए कम से कम कितनी आवृत्ति का प्रकाश चाहिए? न्यू नॉट। धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए? h न्यू नॉट। और अब आप याद करो, धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए कम से कम जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसको तो हम कार्यफलन बोलते हैं, और आज हमको कितनी चाहिए? h न्यू नॉट। इसका मतलब ये किसके बराबर है? ये तो कार्यफलन के बराबर है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? वर्क फंक्शन इज इक्वल टू h न्यू नॉट। तो ये वर्क फंक्शन का फॉर्मूला भी हमको मिल गया, देखो यहां से। आई होप कि ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो एक बार फिर से मुझे बता दें ताकि मुझे भी क्लियर हो जाए, आप जान पाए कि धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए कम से कम कितनी आवृत्ति का प्रकाश चाहिए? न्यू नॉट। फिर दूसरा, धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए कम से कम कितनी एनर्जी की लाइट चाहिए? h न्यू नॉट। और धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन के लिए जो कम से कम ऊर्जा चाहिए होती है उसी को तो हमने परिभाषित किया था वर्क फंक्शन में। इसलिए ये वाली जो एनर्जी है वो किसके बराबर होगी? वर्क फंक्शन के बराबर हो जाएगी। समझ आ गया? तो ये वर्क फंक्शन का एक फॉर्मूला भी हमारा बन गया। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। एक छोटी सी चीज और बची है, प्रकाश वैद्युत, आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, लगभग हर वर्ष के एग्जामिनेशन में ये इक्वेशन के बारे में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें, फिर इसको हम लोग कर लेते हैं। आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव से रिलेटेड एक इक्वेशन बनाई। क्या इक्वेशन थी उसको हम एक नजर देखना चाहेंगे। देखिए, यहां पर हमने एक मेटल सरफेस ले लिया, ये ठीक है। इस मेटल सरफेस पर ऐसे लाइट हम डालेंगे, लाइट के फोटॉन्स आएंगे इस तरह से, ये ऐसे पड़ेंगे लाइट की सरफेस पर। ये हैं लाइट फोटॉन्स। मान लिया कि इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? न्यू। ये जो मेटल सरफेस है, मेटल है, इसकी भी तो अपनी एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी क्योंकि हर धातु की अलग अलग होती है। इसकी हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब इस धातु की देहली आवृत्ति हमने मान लिया न्यू नॉट है। ठीक है, अब ये मुझे बताइए, अगर न्यू आवृत्ति का फोटोन यहां नीचे आएगा, सरफेस पर पड़ेगा, तो सरफेस के हर एक एक इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी मिलेगी? न्यू तो आवृत्ति है, अगर ये गिरा तो कितनी एनर्जी मिलेगी? h न्यू। इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी h न्यू मिलेगी, इसको भी h न्यू मिलेगी, इसको, जितने इलेक्ट्रॉन है सबको कितनी एनर्जी मिलेगी? तो हम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के बारे में सोच रहे हैं, सबको कितनी एनर्जी मिली? h न्यू। इस धातु की अगर देहली आवृत्ति न्यू नॉट है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इस धातु का वर्क फंक्शन क्या होगा? हाँ, बिल्कुल सही, फाई नॉट इज इक्वल टू h न्यू नॉट, इसका वर्क फंक्शन होगा। थोड़ा सा इसको हम नोट कर लेते हैं। क्या मान लेते हैं? माना धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति, आपतित प्रकाश की आवृत्ति, ये हमने न्यू मान लिया कि इतनी आवृत्ति की लाइट हमने सरफेस पर डाली है। फिर माना धातु की देहली आवृत्ति, माना धातु की देहली आवृत्ति न्यू नॉट है। ठीक है,
ये हमने मान लिया। तब धातु का कार्यफलन फाई नॉट की जो वैल्यू आएगी वो होगी एच न्यू नॉट। ये धातु का कार्यफलन होगा। ठीक है। अच्छा ये बताओ, धातु के पृष्ठ पर या धातु में उपस्थित प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली ऊर्जा कितनी होगी? धातु में उपस्थित प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली ऊर्जा बता सकते हैं कितनी होगी? हाँ जी बोलिए। हाँ जी, एच न्यू। वेरी गुड। आप शर्माते क्यों हैं? सही है, आपने बताया है। देखो, अरे न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट आई कि नहीं आई? कितनी एनर्जी लेके आई? एच न्यू। ये हर इलेक्ट्रॉन को मिल गई। तो हर इलेक्ट्रॉन को जो ऊर्जा मिल रही है वो कितनी मिल रही है? एच न्यू। ठीक है। कार्यफलन कितना है? एच न्यू नॉट। हमने एक छोटी सी चीज यहां पर हमको एज्यूम करनी पड़ेगी। क्या एज्यूम करनी पड़ेगी? ये हमको मानना पड़ेगा कि जो न्यू है ये न्यू नॉट से कैसा है? ज्यादा। क्यों हमने ये माना आप जानते हैं? क्योंकि अगर न्यू की वैल्यू यानी कि आपतित प्रकाश फोटोन की आवृत्ति धातु की देहली आवृत्ति से अगर कम होगी तब तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं ना। इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए आवश्यक है कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से या तो बराबर हो या ज्यादा हो। तो हमने ज्यादा मान लिया उसको। अब आपको समझ आ गया? अब मुझे ध्यान से बताइए, धातु में उपस्थित प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को कितनी कितनी ऊर्जा मिली? एच न्यू। एक इलेक्ट्रॉन ये यहां बैठा है, लाइट इस पर पड़ी, इसको कितनी एनर्जी मिली? एच न्यू ऊर्जा इसको मिल गई। इस इलेक्ट्रॉन को एच न्यू ऊर्जा लाइट से मिल गई। ये इलेक्ट्रॉन बाहर कितनी ऊर्जा लेके निकलेगा? कितनी ऊर्जा चाहिए बाहर निकलने के लिए? आंसर है कार्यफलन के बराबर एच न्यू नॉट चाहिए। तो अब एच न्यू ज्यादा है कि एच न्यू नॉट ज्यादा है? बताइए। एच न्यू ज्यादा है। कैसे मालूम? क्योंकि न्यू ज्यादा है। सिंपल है भाई, एच तो दोनों में है ना। न्यू ज्यादा है तो ये वाली ऊर्जा ज्यादा है और वर्क फंक्शन कैसा है? कम। एच न्यू एनर्जी मिली बाहर। अब ये जैसे इसको मिली ये बाहर आना शुरू किया। बाहर आने में कितना खर्चा हो गया इसका? कितनी एनर्जी बाहर आने में खर्च करेगा? कम से कम एच न्यू नॉट। वर्क फंक्शन के बराबर खर्च होगी कि नहीं होगी? तो मिली कितनी इसको? एच न्यू। बाहर निकलने में कितनी खर्च हो गई? एच न्यू नॉट। क्या कुछ बची उसके पास? अब अगर ये ज्यादा है तो बचेगी ही यार। नहीं समझ में आया? अगर ये ज्यादा एनर्जी है और इसको बस कम चाहिए निकलने के लिए तो कुछ बच ही जाएगी। तो वो जो बचेगी उसका क्या होगा? जैसे इसको बाहर निकलने के लिए चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और हमने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसने लिया, बाहर निकलने में कितना खर्च कर दिया? 4। अभी भी इसके पास कितनी बच गई? 1। उसका क्या होगा? आंसर है वो ऊर्जा उसके पास गतिज ऊर्जा के रूप में आ जाएगी। और ये हम कल भी बता रहे थे आपको कि जो शेष ऊर्जा होगी इलेक्ट्रॉन के पास वो किस रूप में उसको मिलेगी? गतिज ऊर्जा के रूप में उसको मिल जाएगी। कुछ बात हमारी समझ में आई आपको? फिर से, कितनी एनर्जी हमने इसको दी? ऊर्जा संरक्षण के नियम से। कौन सा नियम यहां लगेगा? ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब हमको बताइएगा ध्यान से, कितनी एनर्जी आपने हर एक इलेक्ट्रॉन को दी है? एच न्यू एनर्जी हर इलेक्ट्रॉन को दिया। जैसे ही उसने ये इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन की ये ऊर्जा मिली, बाहर निकलने में इसका कितना खर्च कर दिया उसने? एच न्यू नॉट उसने खर्च कर दिया। अब उसके पास जो बची तो कितनी बची? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ये उसको किस रूप में मिलेगी? ये उसको गतिज ऊर्जा के रूप में मिलेगी।
काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिलेगी, गतिज ऊर्जा। आप पहले ये बताओ, ये इक्वेशन आपको समझ में आई कि नहीं आई भाई? आ गई? फिर से एक बार बताएं क्या? हर इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिली कितनी? एच न्यू। बाहर निकलने में कितना कम से कम खर्चा हो गया? एच न्यू नॉट। तो बची कितनी? आंसर है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट करने से जो बचेगी वो अब उसके पास बची, और बची वाली ऊर्जा का वो क्या करेगा? वो उसकी गतिज ऊर्जा के रूप में उसको मिल जाएगी। इतनी चीज सबको समझ में आ गई? ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए। अब हम चाहें तो इनके फॉर्मूले भी बना सकते हैं। कैसे? जैसे न्यू क्या चीज है? आवृत्ति। आवृत्ति का एक फॉर्मूला होता है लाइट के लिए, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। याद आया आपको? तो हम इनकी वैल्यूज लिख सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं k इज इक्वल टू एच, कॉमन ले लेंगे अगर, तो क्या बन जाएगा? न्यू माइनस न्यू नॉट। अच्छा, इसके बाद और आप जानते हैं इस k के साथ एक सफिक्स आप लगा लीजिए, मैक्सिमम। क्यों मैक्सिमम? क्योंकि एच न्यू ऊर्जा, पूरी की पूरी ऊर्जा, थोड़ा ध्यान से सुन लो मेरी बात। ये एक इलेक्ट्रॉन सरफेस पर है, एक फोटोन इस पर गिरा और अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा बेचारे ने इसको दे दी, अपना खत्म हो गया। इसको कितनी ऊर्जा मिल गई? एच न्यू। उसमें से एच न्यू नॉट तो खर्चा हो गई इसकी बाहर आने में, जो बची वो इसकी अधिकतम ही तो होगी, न्यूनतम क्यों होगी? क्योंकि फोटोन ने पूरी अपनी जान दे दी इसको ऊर्जा देने के लिए, तो जितनी उसके पास मैक्सिमम थी वो इसको दे के चला गया। वो तो एच न्यू खर्चा कर दिया, जो भी बचेगी वो भी इसकी मैक्सिमम ही तो होगी। इसलिए गतिज ऊर्जा के लिए हम भी क्या यूज करेंगे? यहां पर मैक्सिमम इसके लिए यूज करेंगे, क्योंकि फोटोन ने, देखो अब सोचो थोड़ा सा, अगर इसको एनर्जी देते समय फोटोन ने थोड़ी एनर्जी बचा ली होती अपनी, तो हम कहते कि यार पूरी नहीं दी है इसने, और पूरी नहीं दी है इसका मतलब इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो अधिकतम नहीं है। अब वो तो आया तो उसने तो अपनी पूरी निकाल के दे दी ना इसको एनर्जी। अब जो खर्चा लगना है इनका वो तो लगेगा ही बाहर आने में, बाकी जो बचेगी वो इनकी मैक्सिमम ही होगी, क्योंकि इससे ज्यादा तो फोटोन के पास भी नहीं थी, तो ये सबसे ज्यादा वाली ऊर्जा है उसकी, के मैक्सिमम। एच लिख दिया मैंने, न्यू की जगह मैंने लिखा सी अपॉन लैम्डा माइनस सी अपॉन लैम्डा नॉट, ये भी लिख सकते हैं। यहां पर न्यू क्या है? आपतित प्रकाश फोटोन की आवृत्ति। तो न्यू नॉट क्या है? धातु की देहली आवृत्ति। लैम्डा क्या चीज है? आपतित प्रकाश फोटोन की तरंग दैर्ध्य। सी है प्रकाश की चाल। लैम्डा नॉट क्या है? धातु की देहली तरंग दैर्ध्य। न्यू नॉट देहली आवृत्ति, तो लैम्डा नॉट देहली तरंग दैर्ध्य। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये इनके नाम है। अब और देखो, और भी बड़ी अच्छी अच्छी चीजें हैं। काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम होने का मैकेनिक्स में क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है हमने? हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वेयर। क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन की अगर ये गतिज ऊर्जा है तो उसका द्रव्यमान तो कांस्टेंट है, द्रव्यमान तो हम नहीं बदल सकते ना, लेकिन गतिज ऊर्जा को मैक्सिमम करने के लिए हम वेग उसका जरूर बढ़ा सकते हैं। तो मैक्सिमम गतिज ऊर्जा के लिए हम द्रव्यमान में तो कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, वेग को मैक्सिमम कर सकते हैं। इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा माइनस सी अपॉन लैम्डा नॉट। इतना समझ आ गया? अब और एक चीज याद करिए, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा का एक फॉर्मूला तो अभी आपने पढ़ा था, ईवी नॉट। याद आया कुछ उससे? निरोधी विभव जब आप स्टडी कर रहे थे तो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला वहां से क्या मिला था हमको? E इंटू वी नॉट, जहां वी नॉट क्या है? निरोधी विभव। तो गतिज ऊर्जा का एक फॉर्मूला और क्या मिला? ई वी नॉट। तो हम चाहते हैं कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं? के मैक्सिमम इज इक्वल टू हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वेयर, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का ही फॉर्मूला क्या होता है? ईवी नॉट। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का ही क्या फॉर्मूला है? एच। आप चाहो तो सी भी कॉमन कर लो, 1 अपॉन लैम्डा माइनस
1/λ0। ये देखिए, ये सब जो है ना, ये सब आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण हैं। आप चाहें आप इतना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, आप चाहें आप इतना लिख सकते हैं, आप चाहें ये पूरा भी लिख के दे देंगे तो भी वो प्रकाश वैद्युत समीकरण ही मानी जाएगी। अब बताइए ये सारी चीजें एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हो गई? क्या ये बात अब आपको समझ में आ गई? देखो K मैक्सिमम वहां से भी तो निकाला था ना EV0 से हमने, और एक K मैक्सिमम यहां से निकल रहा है, और इसको K मैक्स क्यों लिख रहे हैं आपको पता लगा? क्योंकि जो फोटोन आया उस बेचारे ने पूरी एनर्जी अपनी दे दी, इससे ज्यादा तो उसके पास भी नहीं थी ना। अब पूरी दे के चला गया, जितनी खर्च करोगे तो करोगे, नहीं बाकी पूरी किस रूप में मिल गई? गतिज ऊर्जा में, तो वो अधिकतम ही तो उसकी है। अगर वो एनर्जी देते वक्त थोड़ी चुरा लेता, थोड़ी बचा लेता कि नहीं हम तुम्हें पूरी एनर्जी नहीं देंगे, तो हम कह देते कि पूरी नहीं दिया था, इसका मतलब इसके पास जो गतिज ऊर्जा है थोड़ी ही आई है, कम आई है, मिनिमम आई है। लेकिन उसने तो पूरी जान निकाल दी अपनी इसको देने में, अपना तो मर गया बेचारा, मतलब अपना खत्म हो गया, पूरी एनर्जी दे के गया था, इसलिए यहाँ भी K मैक्सिमम मैंने लिखा था। और इस तरीके से ये इक्वेशन है जो कि प्रकाश वैद्युत समीकरण है आइंस्टीन की। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के इस लेसन में, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के इस लेसन में सबसे इंपॉर्टेंट ये इक्वेशन है। एंड आई होप कि ये इक्वेशन कैसे बनी, इसके सिंबल्स सब आपको याद है। एक बार अच्छा जल्दी से बता दो, K मैक्सिमम मतलब धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा। M क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। V मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग, मैक्सिमम वेलोसिटी। E क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। V0 संस्तब्ध विभव, निरोधी विभव, कट ऑफ पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। H प्लैंक्स कांस्टेंट। C स्पीड ऑफ लाइट। लैम्डा आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, लैम्डा नॉट धातु की देहली तरंग दैर्ध्य। H की वैल्यू मैं बता दूं आपको क्या होती है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है। कहीं कहीं 6.63 भी लिखा मिल जाएगा, ये एक जनरल मैंने लिख दिया है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हो जाया करेगी, तो जरूरत पड़ेगी तो हम इस पर यूज करेंगे। और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में क्या बताया गया था आपको ध्यान रहेगा? लाइट किस फॉर्म में चलती है? ऊर्जा के पैकेट अथवा बंडल के फॉर्म में। हर बंडल का नाम फोटोन या क्वांटा रखा गया। अगर आवृत्ति न्यू है तो हर फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी? h इंटू न्यू के बराबर। ठीक है, तो ये रहा इसके बारे में प्रकाश वैद्युत समीकरण। अब इसमें हम नई थ्योरी बनाएंगे कि लाइट को अगर वेव थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं कर पाई है, वेव थ्योरी अगर उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकी है प्रकाश वैद्युत प्रभाव को, तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव को एक्सप्लेन करने के लिए कौन सी थ्योरी है जो इसको एक्सप्लेन करेगी। अब वो थ्योरी बनाएंगे और उस पर बेस्ड आगे की चीजें हम लोग स्टडी करते चले जाएंगे। ठीक है, वो आज हम नहीं करेंगे, वो करेंगे अगली क्लास पे। तो आज हम फिजिक्स में इतना ही रखेंगे, आगे और भी बहुत सारी पढ़ाई करेंगे लेकिन अगली क्लास पे करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।